नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, कृषि उड़ान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, इसके तहत पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए टर्बो हैप्पी सीडर THS की उपलब्धता को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और नहीं दो, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अग्नि 5 भारत की स्वदेशी रूप से विकसित सबसे आधुनिक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कथन 2, इसका निर्माण एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रोग्राम के तहत किया गया है। कथन 3, अग्नि 5 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 2 कथन ही सही हैं। तीसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत और दक्षिण कोरिया ने वाराणसी और बुसान को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन 2, इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क नई दिल्ली में स्थित है। कथन 3, रामकथा पार्क का नाम बदलकर क्वीन हियो वांग ओक मेमोरियल किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 को छोड़कर शेष 2 और 3 कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह फेलोशिप संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाती है। कथन 2, यह द्विवर्षीय लंबा फेलोशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद युवा व्यक्तियों को ज़मीनी स्तर पर उनके कौशल में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया। कथन 3, इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि होनी चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है केवल कथन 1 और कथन 2 सही हैं। पांचवा सवाल था, बोवाइन मास्टिटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें स्तन ग्रंथि में सूजन आ जाती है तथा यह दुधारू जानवरों में होने वाली सबसे आम बीमारी है। कथन 2, यह दूध की गुणवत्ता में गिरावट के कारण कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार यह आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को प्रभावित करता है। कथन 3, विभिन्न प्रकार के परजीवी अलग अलग मास्टिटिस संक्रमण का कारण बनते हैं। इनमें सही कथन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। कथन 2, इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है। कथन 3, 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा में किसी भी कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। सातवां सवाल था, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत दोहरी प्रमुख स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। कथन 2, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए इस प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, खासी पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा का एक निर्जातीय समूह है। कथन 2, खासी एक मातृसत्तात्मक समाज है और इसमें माता के कुल के माध्यम से विरासत और वंश का निर्धारण होता है। कथन 3, खासी ऑस्ट्रो एशियाई मोन खमेर भाषा बोलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही हैं। 9वां सवाल था, उइगर मुसलमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उइगर निर्जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी किर्गिस्तान में रहती है। कथन 2, भारत ने उइगरों के खिलाफ क्रूरता की कड़ी निंदा की है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2020 में भारत दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक था। कथन 2, भारत का अधिकांश बासमती चावल अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाता है।
कथन 3, गोल्डन राइस बासमती चावल की प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली सबसे अच्छी किस्म है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से उगता है। कथन 2, इसकी वृद्धि के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है। कथन 3, थोड़ी अम्लीय मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। चाय कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे से बना एक पेय पदार्थ होता है और यह पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी। लेकिन यह पौधा सबसे पहले कहाँ उगता था, इसकी सही जानकारी अभी तक पता नहीं है। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं, पहले भी चीन में चाय का सेवन किया जाता था। इसकी जलवायु की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से उगता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके तापमान की बात करें तो इसकी वृद्धि के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है, इसलिए कथन 2 सही है। वर्षा की बात करें तो इसे वार्षिक रूप से 150 से 300 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है और इसका सही वितरण पूरे साल के दौरान होना चाहिए। मृदा की बात करें तो थोड़ी अम्लीय मिट्टी जिसमें कैल्शियम न हो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है 1, 2, 3 और 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आसियान की बात करें तो यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ आसियान के संस्थापक सदस्यों अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश अंग्रेजी नाम के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इनके सदस्य देशों की बात करें तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इनके सदस्य देश में शामिल हैं। आसियान का आदर्श वाक्य 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक में 100% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार यह भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देता है। कथन 2, भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह गैर सैन्य कार्यों को संचालित करता है। कथन 3, भारतीय तटरक्षक बल का अधिकार क्षेत्र भारत के जलीय क्षेत्र तक है, जिसमें तट से लगे हुए क्षेत्र के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। देश की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक द्वारा हाल ही में गोवा में स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक में लगभग 70% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। इस प्रकार यह भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करता है और यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए कथन 1 गलत है।
OPV सार्थक जहाज स्वदेशी परियोजना 05 OPVs के तहत निर्मित चौथा जहाज है। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह गैर सैन्य कार्यों को संचालित करता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। भारतीय तटरक्षक बल का अधिकार क्षेत्र भारत के जलीय क्षेत्र तक है, जिसमें तट से लगे हुए क्षेत्र के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल होते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह जलवायु परिवर्तन पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कथन 2, इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में हुए COP21 के सम्मेलन में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। कथन 3, इसका मकसद पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और विशेष रूप से इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही ट्रैक पर है और उसके प्रयास उससे भी कहीं अधिक हैं। यह जलवायु परिवर्तन पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अतः कथन 1 सही है। इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में हुए COP21 के सम्मेलन में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था, अतः कथन 2 सही है। इसका मकसद पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और विशेष रूप से इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, अतः कथन 3 सही है। इसका मकसद दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने और देशों को जल्द से जल्द ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि मध्य शताब्दी तक जलवायु तटस्थ विश्व का निर्माण किया जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में ओडिशा राज्य के अंतर्गत कुल मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत मैंग्रोव वन स्थित है। कथन 2, सुंदरबन डेल्टा विश्व का अकेला ऐसा मैंग्रोव क्षेत्र है जहां बाघ निवास करते हैं। कथन 3, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र वर्ष 2020 में गति नामक चक्रवात से प्रभावित हुआ था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के उन 5 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है जिनके पास विश्व स्तर पर सबसे अधिक ब्लू कार्बन स्टॉक है। यह जानकारी जंगलों से उत्सर्जित और अवशोषित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा पर हुए एक आकलन के अनुसार प्राप्त की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव कवर के तहत सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है, अतः कथन 1 गलत है। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ एक विशाल मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र भी है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का अकेला ऐसा मैंग्रोव क्षेत्र है जहां बाघ निवास करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान से सुंदरबन क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। नवंबर 2020 में चक्रवात गति ने सोमालिया को प्रभावित किया था, जिससे उस क्षेत्र में भूस्खलन की घटना हुई थी, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अधिनियम किशोर से बच्चे या कानून के उल्लंघन में बच्चे के नामकरण में परिवर्तन करता है। कथन 2, अधिनियम में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बाल अपराधियों से निपटने के लिए ऐसे विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं जो जघन्य अपराध में शामिल होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण मॉडल नियम 2016 में संशोधन के मसौदे के लिए अधिसूचना जारी की है और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021
जो 2015 के कानून में संशोधन करता है, जो इस साल की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लिया था। अधिनियम किशोर से बच्चे या कानून के उल्लंघन में बच्चे के नामकरण में परिवर्तन करता है। इसके साथ ही यह किशोर शब्द से जुड़े नकारात्मक अर्थ को भी हटाता है, अतः कथन 1 सही है। इसके साथ ही इसमें अनेक नई और स्पष्ट परिभाषाएं भी शामिल की गई हैं, जैसे कि अनाथ, अभिभावकों द्वारा छोड़ दिए गए बच्चे यानी कि परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे, और बच्चों द्वारा किए गए छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध आदि। इस अधिनियम में 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बाल अपराधियों से निपटने के लिए ऐसे विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं जो जघन्य अपराध में शामिल होंगे, अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रे लंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। कथन 2, यह केवल उष्णकटिबंधीय आर्द्र शीतोष्ण वनों में समुद्र तल से औसतन 2200 से 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में गुजरात के अंकलेश्वर के आसपास के क्षेत्र में नीले रंग के फर या बाल वाले ग्रे लंगूर के एक दल को देखा गया। ग्रे लंगूर को हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। इनका नाम हिंदू देवता हनुमान के नाम पर रखा गया है। इसकी 16 उप प्रजातियों की सीमा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत तक फैली हुई है। यह वनों और मानव बस्तियों के आसपास पाया जाता है। यह उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र शीतोष्ण, अल्पाइन, शंकुधारी और वृहद वन और झाड़ियों में समुद्र तल से औसतन 2200 से 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए कथन 2 गलत है। यह शुष्क सवाना और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सहित विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह भूटान, उत्तरी भारत और नेपाल में पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसे लिस्ट कंसर्न CITES यानी साइट्स में परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 निःशक्तता के मामलों में सहायता से संबंधित है। कथन 2, निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायता संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध है। कथन 3, सुलभ भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभावों की दिशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसलिए कथन 1 सही है। निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध है। इसलिए कथन 2 गलत है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है। इस अभियान का मकसद पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 8वां सवाल, ग्रीन डे अहेड मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत कोई नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनी एक्सचेंज पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना और बिक्री कर सकती है। कथन 2, भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए GDAM लागू करने वाला दुनिया का एकमात्र बड़ा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में
नया मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट GDAM लॉन्च किया। भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है जिसने विशेष तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए GDAM को लागू किया है, इसलिए कथन 2 सही है। GDAM डे अहेड मार्केट के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार के लिए एक मार्केट है। नोडल एजेंसी के रूप में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने GDAM के शुभारंभ के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। GDAM के लॉन्च होने से कोई नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनी एक्सचेंज पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना और बिक्री कर सकती है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे मार्श गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदली सतहों पर पाई जाती है। कथन 2, इसके अधूरे दहन से ब्लैक कार्बन निकलता है जिसका व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल के टायरों में उपयोग किए जाने वाले रबर में एक प्रबलिंग एजेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है। कथन 3, यह ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन कार्बनिक यौगिक का वर्णन करते हैं? उपरोक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का वर्णन करते हैं? मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु शामिल होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह एक ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग पूरे विश्व में ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसे मार्श गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदली सतह पर पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। इसके प्रमुख उपयोग की बात करें तो यह हाइड्रोजन और कुछ कार्बनिक रसायनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान पर भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है। तत्पश्चात इसका उपयोग उर्वरकों और विस्फोटकों के लिए अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। इसके अधूरे दहन से ब्लैक कार्बन निकलता है जिसका व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल के टायरों में उपयोग किया जाने वाला रबर में एक प्रबलिंग एजेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है। मीथेन के पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो मीथेन कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली गैस है और यह वायुमंडल में लंबे समय तक नहीं रहती। अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में इसके उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। नोट करते हैं आज के सेशन का अंतिम सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, GST परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2, इस संघीय निकाय की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके GST मुआवजे के बकाये के बदले बैक टू बैक ऋण सुविधा के तौर पर 44,000 करोड़ रुपए जारी किए। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में इस मैकेनिज्म के माध्यम से 1.59 लाख करोड़ अनुमानित किए गए मुआवजे की कमी के हस्तांतरण को पूरा किया गया है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में इस मैकेनिज्म के माध्यम से 1.59 लाख करोड़ रुपए अनुमानित मुआवजे की कमी के हस्तांतरण को पूरा किया गया है। GST परिषद की बात करें तो यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 279A में है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है CAATSA काटसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है जो ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाता है। कथन 2, यह उन देशों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाता है जो रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में चीन के साथ व्यापार में शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2।
इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं और सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।